सुप्रभात बच्चों। आज की हमारी कार्यपत्रक 43 जिसका टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमारे आसपास के जो भी पदार्थ होते हैं या तो वो तत्व, मिश्रण या यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। तत्व एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बना होता है। अब उदाहरण के लिए सोडियम जो है वो सारे सोडियम के अणुओं से मिलके बना है, वो एक तत्व है। सोना वो भी एक जो है तत्व है जो कि सिर्फ सोने के ही अणुओं से मिलके बना है। मैग्नीशियम सिर्फ मैग्नीशियम के अणुओं से मिलके बना है, तो इनको कहा जाता है तत्व। जिसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं उनको तत्व कहा जाता है। अभी तक 118 तत्व जो हैं वो ज्ञात हैं, जिसमें से आपके 98 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और बाकी जो भी तत्व हैं आपके वो सारे जो है प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि तत्व जो इतने सारे तत्व हमारे पास हैं उनको वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। हमारा ये जो आपका पाठ है इसका शीर्षक ही ये है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करने की क्या आवश्यकता है और कैसे किया जाता है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या आवश्यकता है वर्गीकरण करने की। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए हमें उसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो जब हमें तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ना है, उसका अध्ययन आसान करना है, क्योंकि अगर 118 तत्वों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक को पढ़ना और याद रखना। तो अगर उनको उनके जितनी भी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पे अगर हम उनकी सिमिलैरिटी जो उनकी समानताएं हैं और भिन्नता है उनके अगर आधार पर हम उनको अलग अलग वर्ग में विभाजित करें तो उससे हमें उनको पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है तत्वों को हम धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ये हमने इससे पहले धातु अधातु जो पाठ पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा है अच्छे से कि कैसे उनको वर्गीकृत किया गया है और तत्वों और उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो इसीलिए वर्गीकरण किया जाता है। अब सबसे पहला जो एक प्रयास था डॉबर्नियर के डॉबर्नियर ने किया, जिन्होंने 3 तत्वों के समूह को जो है एक ग्रुप में एक समूह बनाया, उनको उनके गुण धर्मों के समानताओं पर उनको एक समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो 1817 में डॉबर्नियर जो कि एक जर्मन विशेषज्ञ थे, उन्होंने समान गुण धर्मों वाले तत्वों के समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो यहाँ से ये जो है आपका नियम शुरू होता है, जो नियम आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो जब भी तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया गया तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिनको त्रिक कहा जाता है, जिनकी आपस में गुण धर्म जो होते हैं वो समान होते हैं। तो ये त्रिक में एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि जो इनका मध्य तत्व का परमाणु भार है, जो भी इन त्रिक में मध्य तत्व होगा उसका जो परमाणु भार होगा वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के माध्य होता है। इसका मतलब अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, उदाहरण के तौर पे अब देखते हैं उदाहरण का इसका क्या मतलब है। उदाहरण में हम देखते हैं जैसे कि हमें यहाँ पे 3 त्रिक दिए गए हैं, एक है लिथियम सोडियम पोटाशियम, एक है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, एक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये 3 त्रिक है, ये 3 तत्वों का समूह है। इसमें पहले का हम एग्जाम्पल एक बार देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर लिथियम और पोटाशियम का हम जो परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान अगर हम देखें तो लिथियम का अराउंड 6.9 है और पोटाशियम का 39 है। तो इन दोनों के परमाणु भाव का अगर हम परमाणु द्रव्यमान जो है इनका अगर हम औसत निकालेंगे, यानी कि इसको 6.9 है,
इसको हम अराउंड 7 ही ले लेते हैं। 7 + 39 को अगर हम इसका औसत निकालें तो ये 46/2, तो ये आपका आ जाएगा 23। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो औसत आएगा वो जो बीच वाला आपका तत्व है उसके परमाणु भार के बराबर आता है। तो जो डॉबर्नियर ने त्रिक का नियम दिया उसके अनुसार लिथियम और पोटेशियम का जो परमाणु भार है उसके औसत जो आएगा वो बीच वाला जो एलिमेंट होता है, जो तत्व होता है, उसके परमाणु भार के बराबर होता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जो दूसरा आपका ग्रुप है, दूसरा जो आपका ग्रुप है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके केस में भी इसी तरह से इनका जो पहला और लास्ट तीसरा जो आपका तत्व है उनका परमाणु भार का अगर आप औसत निकालेंगे तो वो आपके बीच वाले स्ट्रोंशियम के बराबर होगा। ऐसे ही क्लोरीन और आयोडीन का परमाणु भार का औसत ब्रोमीन के परमाणु भार के बराबर होगा। ठीक है, ये जो पहला ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं एल्कली मेटल ग्रुप, क्योंकि ये जो है एल्कली बनाते हैं। ये आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है, दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वाला, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला हेलोजन ग्रुप बनाता है, जो इससे पहले वाले पार्ट में अभी आप पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसकी क्या सीमाएं हैं, यानी कि इस डॉबर्नियर ट्रायड की क्या असफलताएं रहीं जिसकी वजह से ये सफल नहीं रह पाया। तो इसकी क्या सीमाएं रहीं। डॉबर्नियर उस समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके, 3 ही ये ट्रायड जो अभी हमने आपको दिखाया, 3 ही ये ग्रुप बना सके त्रिक। इसीलिए जितने भी एलिमेंट थे, जितने भी तत्व उस समय जो थे उनको वो वर्गीकृत करने में असफल रहे, तो इसीलिए ये प्रयास इनका असफल रहा। अब हम दूसरा जो हमारा नियम है, सिद्धांत है, वो था न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अष्टक जो होते हैं, हमारा जो संगीत है उसके जो स्वर होते हैं उसमें स्वरों में सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 7 स्वरों के बाद जो 8वां स्वर है वो दोबारा से रिपीट होता है, वो समान होता है। तो उसी तरह न्यूलैंड ने भी अपने जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने क्या करा, उन्होंने तत्वों के बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो पाया कि 8वां तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। जो 8वां तत्व है उसके जो गुण हैं वो पहले तत्व के गुण के समान थे। जैसे कि अष्टक में क्या होता है, अष्टक में भी जो आपका पहला जो सुर है वो दोबारा से 8वां सुर जो होता है वो रिपीट हो जाता है। आपका 7 स्वर होते हैं, 8वां सेम पहले के जैसा होता है, तो इसीलिए इसको अष्टक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसमें हम उदाहरण देखते हैं। लिथियम, पहला जो आपका उदाहरण है, लिथियम, सोडियम और धातु के गुण समान हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या किया, ये आपका सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा आ जाता है, तो फिर यहाँ आएगा। तो जो आपका पहला और 8वां जो सुर है वो सेम है। ठीक है, इसी समानांतर है। इसी तरह से जो ये आपके जितने भी यहाँ पर ग्रुप बने हैं, ये सारे जो ग्रुप में जितने भी तत्व मौजूद हैं, इन सब के जो समानताएं हैं, गुणधर्म जो हैं वो समान हैं। इसमें आप देखेंगे कि कुछ आप देखेंगे तत्व, 2-2 तत्व एक साथ रखे गए हैं, तो ये अब आगे चल के अभी हम इनके सीमाएं पढ़ेंगे तो हम इसको उसमें ध्यान देंगे। अब पहला देखिए सीमाएं क्या हैं, यानी कि ये भी क्यों सफल नहीं रह पाया। तो पहला जो है, ये जो नियम था ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, हल्के तत्वों तक। इसके बाद जो है उस समय 56 जो थे तत्व जो थे उस समय ज्ञात थे, मगर सिर्फ कैल्शियम तक ही ये लागू हो पाया, सारे तत्वों में ये लागू नहीं हो पाया। और
जो नए तत्व बाद में खोजे गए वो भी इस सारणी के अनुसार मेल नहीं खाते थे। तो सारणी में तत्वों को समांजित करने के लिए ना केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया गया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था टेबल में कि दो तत्वों को इन्होंने एक साथ यहाँ पे रख दिया है। दो तत्वों को जो एक साथ रखा गया है, इसका ये बता नहीं पाए कि इन दो तत्वों को एक साथ क्यों रखा गया है, क्या समानताएं या असमानताएं थी कि इनको एक साथ रखा गया। और जबकि कोबाल्ट और निकल जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से इनकी कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी, फिर भी इनको इस ग्रुप में रखा गया। क्यों रखा गया ये वो नहीं समझा पाए। और इनकी प्रॉपर्टी जो है आयरन से मैच करती है, आयरन को इस कोने में रखा गया, कोबाल्ट निकल को इधर रखा गया। अब ये क्यों जो सिमिलर हैं, जो एक जैसे समान थे गुणधर्मों में, उनको अलग अलग कोने में रखा गया, अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया, इसको भी वो समझा नहीं पाए। तो इस वजह से ये जो आपका नियम था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ये असफल रहा, ये सफल नहीं रह पाया।